नमस्कार दोस्तों, कल हमने पद्य शिक्षण के बारे में चर्चा की थी और पद्य शिक्षण की वीडियो को देखा था। आज हम पद्य के जो कौशल है वो बच्चे हुए वो उनका थोड़ी बात उन पर चर्चा कर लेते हैं और बाद में पद्य शिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो वैसे पद्य पाठ होता क्या है, बात करते हैं पद्य पाठ की। पद्य पाठ मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक हो जाएगा कौशल पाठ। कौशल पाठ का अभिप्राय है हम किस कुशलता के साथ पद्य का अध्ययन करते हैं या अध्यापन करवाते हैं, कितनी कुशलता के साथ। जैसे मान लो स्वर तरीके से, यति गति से, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं, वो कौशल पाठ में आएगा। और दूसरा होता है रस पाठ। रस पाठ का अभिप्राय यह है कि जब हम पद्य शिक्षण कर रहे हैं तो जो पद्य भाग है उसको हम विभिन्न रसों के साथ ही अध्यापन कर रहे हैं या शिक्षण कर रहे हैं या उसके अलावा कर रहे हैं, यानी उसको वेग से लिंग गा करके जो मूल रस है उसको प्रकट करके जो पाठ करते हैं वो रस पाठ में आएगा। इसके अलावा एक पाठ होता है बोध पाठ, यानी उस विषय वस्तु में किस चीज के बारे में बोध करवाया जा रहा है, तो तीसरा पाठ हो जाएगा बोध पाठ। बोध का मतलब होता है कोई चीज पहले पढ़ी हुई है उनका वापस अवबोध करना, वापस स्मरण देना, मेमोरी में लाना, बोध पाठ। इसके अलावा एक होता है उपयोजन पाठ। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि पद्य पाठ के कौन कौन से भाग हैं। तो 4 भाग हैं, कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ और उपयोजन पाठ। ये तो बात हो गई हमारी पद्य पाठ के बारे में। और इसी के साथ आज हमारा अगला जो इकाई है गद्य शिक्षण की, उसको शुरू करते हैं। गद्य शिक्षण गद्य शिक्षण में कौन कौन सी चीजें गद्य में आएगी, जैसे गान, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत, कहानी लेखन, निबंध इत्यादि चीजों को हम गद्य शिक्षण में सम्मिलित करते हैं। रिपोर्टाज को भी ले सकते हैं। अब देखो गद्य शिक्षण में जो भी चीजें होती हैं उनकी उत्पत्ति सामान्यतः मस्तिष्क से होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मस्तिष्क से। लेकिन पद्य में कहाँ से होती है? हृदय से। पद्य में हृदय से होती है और गद्य शिक्षण में मस्तिष्क से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले तो गद्य शिक्षण का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है जिसके कारण हम गद्य शिक्षण करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो विचार होते हैं उन विचारों को समझना, विचारों को प्रकट करना। विचारों के प्रकटीकरण के लिए तो हमारे विचारानुभूति होती है। क्या होती है? विचारानुभूति होती है। और विचारानुभूति होती है तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? हमारे मस्तिष्क में चिंतन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? चिंतन। वैसे साइकोलॉजी में चिंतन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का, शून्य चिंतन और यथार्थ चिंतन। शून्य चिंतन काल्पनिक होता है, यथार्थ चिंतन वास्तविक चिंतन होता है। और वास्तविक चिंतन भी 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो जाएगा अभिसारी चिंतन, यानी जो मूर्त चीजें हैं उनके बारे में सोचना, अभिसारी चिंतन। एक होता अपसारी चिंतन, यानी हमारे सामने जो चीजें हैं उनके अलावा हटकर किन्हीं चीजों के बारे में सोचना, विचार करना, अपसारी चिंतन होता है। और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन में हम गलत और सही का निर्णय करते हैं। तो सबसे बेहतर या सबसे अच्छा चिंतन कौन सा है? तो आलोचनात्मक चिंतन। एक शिक्षक के पास 3 प्रकार के चिंतन होने अनिवार्य हैं, लेकिन कक्षा के छात्रों के ऊपर ध्यान देने के लिए अभिसारी चिंतन, दूसरे बार अगर ज्ञान किस प्रकार का है उससे जोड़ने के लिए अपसारी चिंतन, और जो हम शिक्षण करवा रहे हैं वो कितना सही है या कितना गलत है इसके लिए हमें आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है।
लेकिन फर्स्ट ग्रेड में पिछले में प्रश्न पूछा था कि एक शिक्षक को कौन सा चिंतन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, तो अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में उसका जो क्राइटेरिया है वो छोटा हो जाएगा, शिक्षक का क्राइटेरिया व्यापक होना चाहिए। तो गद्य शिक्षण में विचारानुभूति होती है, इसके अलावा मानसिक, बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? मानसिक, बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। अब देखो, गद्य पढ़ते हैं तो कहानी से हमको शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा से हमारे मस्तिष्क में नए नए शब्द आते हैं, तो मानसिक विकास हुआ और जो कोई उसका सार था उससे हमारे बुद्धि में जो विकास हुआ, बौद्धिक विकास, और उस कहानी के बारे में या उससे रिलेटेड कोई चीज के बारे में हम तर्क दे सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में तार्किक क्षमता का भी विकास होता है। इसके अलावा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। हम गद्य पढ़ेंगे तो हमारा जो शब्द भंडार है उनमें भी इंक्रीज होगी, शब्द भंडार में वृद्धि होगी। शब्द भंडार में वृद्धि होगी। इसके अलावा शब्दों के लिए हमें क्या होगा, शब्दों को हम लिपिबद्ध करते हैं तो लिपि का ज्ञान होता है, यानी किस प्रकार से शब्दों को लिखा जाता है तो लिपि का ज्ञान होता है। और इसकी विशेषता में देखें तो उच्चारण की शिक्षा मिलती है। जो हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कितना शुद्ध है, तो उच्चारण की शिक्षा मिलती है। उच्चारण की शिक्षा मिलती है। उच्चारण के अलावा गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान होता है। विभिन्न विद्याएं में जैसे कहानी का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, उपन्यास का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, रिपोर्टाज किस प्रकार से होनी चाहिए, डायरी किस प्रकार पढ़ी व लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा संस्मरण आदि की जो अनेक विद्याएं हैं गद्य की, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो गद्य की विभिन्न विद्याओं की जानकारी मिलती है। विद्याओं का ज्ञान होता है। इन चीजों के ज्ञान के साथ साथ भाषाई ज्ञान और कौशल का विकास भी होता है। और क्या होता है? भाषाई ज्ञान और कौशल का विकास होता है। हम जो भाषा प्रदर्शित करेंगे वो कितनी इफेक्टिव होगी वो भी पता चल जाएगा। इससे भाषाई ज्ञान एवं कौशलों का विकास होता है। इन बिंदुओं से सीधा सीधा प्रश्न बचता है कि गद्य शिक्षण के क्या मतलब है, क्या उद्देश्य रहा है। सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। अगर हमारा शब्द भंडार व्यापक होगा तो हमारे अंदर सृजनात्मकता आएगी। सृजनात्मकता का मतलब हम खुद कहानी का निर्माण कर पाएंगे। सृजनात्मकता का विकास। वैसे एक प्रश्न बनता है कि सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सृजनशील बालक, हाँ बताइए। 110 से ऊपर, 110 से ऊपर, यानी सामान्य से ऊपर होंगे वो बालक सृजनशील होता है। लेकिन सीधा सीधा पूछ ले प्रतिभाशाली की तो 140 करो एंड के अनुसार 132 से ऊपर। ये बातें ध्यान रखने योग्य है। इसके अलावा व्याकरण का ज्ञान होता है। भाषा में क्या होती है? व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान होता है। ये भाषा के गद्य शिक्षण के मुख्य महत्व कह सकते हैं। वापस देख लेते हैं इसको एक बार। विचारानुभूति होती है और विचारानुभूति होती है तो चिंतन, और चिंतन का मॉडल देने वाले कौन थे? चिंतन हंट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? चिंतन मॉडल मनोविज्ञान में हंट महोदय ने दिया था। मानसिक बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताओं का विकास होता है।
इसके अलावा हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है गद्य शिक्षण के द्वारा, और लिपि का ज्ञान होता है, उच्चारण की शिक्षा मिलती है, गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान होता है, इनसे अवगत होते हैं, भाषाई ज्ञान है, कौशलों का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है, सर्जनशील बल की बुद्धिमत्ता तैयार हो गई, कितनी होती है 110 से ऊपर, और व्याकरण का ज्ञान होता है। हम बोलचाल में भी व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं गद्य शिक्षण के द्वारा, क्योंकि वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो जाती है। तो गद्य शिक्षण की उत्पत्ति हमेशा किससे होती है? मस्तिष्क से, किसी बात की, लेकिन गद्य की दूसरे तो हृदय से होती है। अब बताओ वापस कौन कौन सा महत्व है इसका गद्य शिक्षण का? विचारानुभूति होती है, और विचारानुभूति से हमारे अंदर क्या पैदा होता है? चिंतन पैदा होता है। चिंतन मॉडल किसने दिया था? खंड महोदय ने। मानसिक बौद्धिक अवतार की क्षमताओं का विकास होता है। इसके अलावा सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, लिपि का ज्ञान होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है, व्याकरण संबंधी भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसके अलावा गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों का जानकारी मिलती है, उच्चारण है जो हमारे उच्चारण में शुद्धता की उच्चारण का ज्ञान मिलता है, भाषाई ज्ञान में कौशलों का विकास होता है। इसके अलावा शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब गद्य शिक्षण की विधियों की बात करते हैं। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां, पहली विधि आती है अर्थकथन विधि। कौन सी विधि? अर्थकथन विधि। अर्थ का मतलब तो जानते ही हो, किसी चीज का एक्सप्लेन। अर्थ मीन्स क्या है? मीन्स क्या है? मीन्स का एक्सप्लेन करना ही अर्थ है। कथन का मतलब होता है कहना, उसका अर्थ बताना, शब्द का अर्थ क्या है। गद्य में सबसे पहले यही होता है, जो कठिन शब्द होते हैं उनके कठिन निवारण के लिए अर्थ का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक पाठ्य गद्य का मुख्य पठन करता है। पहले बात तो गद्य शिक्षण करवाता है ना, तो शिक्षक जो भी कहानी होती है या उपन्यास होता है उनका मौखिक पठन करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? मौखिक पठन होगा। और मौखिक पठन कौन करेगा? सबसे पहले आदर्श पठन होता है। कौन सा पठन होता है? आदर्श पठन। और आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। आदर्श पठन कौन करता है? अध्यापक करता है। इन बातों का ध्यान रखना। फिर सामूहिक वाचन होता है विद्यार्थियों के द्वारा, फिर एक एक को अलग अलग करके, और कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। विचार को स्पष्ट करने के लिए कथन करना होता है। जैसे मान लो एक कहानी में हमीद का ईद का कहानी है ना, प्रेमचंद ने हमीद के चिमटे के बारे में कोई कहानी की थी, तो उस कहानी का सार समझाने के लिए अध्यापक कथन कहेगा और उसके कथन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो कथन कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है। इसी कारण इसे अर्थ कथन विधि कहा जाता है। पहले कथन कहा जाता है और फिर उस कथन का अर्थ बताया जाता है। अध्यापक संपूर्ण जानकारी देता है, विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण जानकारी देता है। कौन देता है? शिक्षक देता है। अब देखो, शिक्षक जानकारी देता है तो ये शिक्षक केंद्रित विधि हो गई। कैसी विधि हुई? शिक्षक केंद्रित। तो बाल केंद्रित तो विधि ये नहीं है, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधि इसको नहीं मान सकते हैं। ये परंपरागत विधि है। कैसी विधि है? परंपरागत विधि है। और ये विधि परंपरागत है तो निरस होगी, छात्र निष्क्रिय होंगे। निष्क्रिय होने के कारण छात्रों को ज्यादा ज्ञानार्जन नहीं होगा। तो ये विधि निरस विधि होती है। कैसी विधि होती है? निरस विधि। ये बातें हो गई मुख्यतः गद्य शिक्षण के बारे में अर्थकथन विधि की। मौखिक पठन होता है और आदर्श पठन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और वापस
बच्चों के द्वारा सामूहिक पठन किया जाता है। देखो पठन भी दो प्रकार का होता है, द्रुत पठन और मौन पठन। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, हाँ सहस्वर वाचन और मौन वाचन होता है। और सहस्वर वाचन में भी वापस भी करना रहता है, आदर्श और सामूहिक और मौन वाचन में इस प्रकार मौन वाचन में तो एक जल्दी बोलते हैं और एक धीरे धीरे बोलते हैं। कैसी विधि है? नीरस विधि है। और ये किसी कक्षा के उपयोगी नहीं है। कोई विधि अगर नीरस होगी तो वो कोई कक्षा के लिए उपयोगी होगी क्या? नहीं होगी, न तो माध्यमिक के लिए, न कुछ प्राथमिक के लिए, न प्राथमिक के लिए। ये एक विधि हमारी पूरी होती है, अर्थकथन विधि। नेक्स्ट विधि है व्याख्या विधि। देखो पद्य शिक्षण में भी हमने व्याख्या विधि पढ़ी थी, वही व्याख्या विधि सेम ही बात है इसमें। उसमें तो पद्य की व्याख्या की जाती है और इसमें गद्य की व्याख्या की जाती है। इसके भी तीन भाग होते हैं। पहला भाग हो जाएगा प्रसंग, कि ये प्रस्तुत हम छोटी क्लास में थे उस समय पढ़ रहे थे ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इकाई 2 या 3 से लिया गया है, जिसमें इसमें क्या हो जाएगा? लेखक एवं लेखक का परिचय। इसके अलावा जो प्रस्तुत पाठ है वो उसमें कौन सी विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। हम इसे प्रसंग के रूप में संदर्भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, रेफरेंस की प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? लेखक का परिचय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लेखक का परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। फिर दूसरी बात आती है, इसमें व्याख्या की जाती है। क्या की जाती है? व्याख्या। और व्याख्या में क्या होता है? हमेशा कठिनाई का निवारण होता है। क्या होता है? कठिनाई का निवारण होता है। और व्याख्या करने के भी 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्याख्या करने के लिए उसके बारे में प्रवचन देंगे। क्या करेंगे? प्रवचन देंगे, यानी इसमें बात क्या नहीं है उसको बोलकर प्रस्तुत करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रवचन। प्रवचन देने के बाद उसको उद्बोधन किया जाएगा। उद्बोधन में उससे संबंधित दृष्टांत या कोई कहानी होगी या कोई प्रसंग होगा, वो साथ साथ में बताया जाएगा। इसके अलावा इसमें व्याकरण सम्मत भाषा का कितना प्रयोग हुआ है इसकी जानकारी मिलेगी। व्याकरण सम्मत भाषा का, जैसे मान लो इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ, कौन से संज्ञा का, संधि का, जो भी व्याकरण संबंधित जानकारी होती है इसमें दी जाती है। इसके अलावा एक पार्ट और होता है विशेष। विशेष में भी कोई अलग से पहचान होती है, जैसे मान लो भाषा ज्ञान एवं गुण संबंधी जानकारी। क्या? भाषाई ज्ञान एवं गुण संबंधी जानकारी दी जाती है, या इसका सार क्या निकलता है इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और इस विधि की क्या विशेषता है? इस विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है। कौन सक्रिय रहता है? अध्यापक सक्रिय रहता है। इसलिए यह शिक्षक केंद्रित विधि है, तो बाल केंद्रित विधि नहीं है। बाल केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित जो विधि नहीं होगी उसकी विशेषता क्या होगी? वह नीरस होगी। और सामान्यतः ये विधि उच्च माध्यमिक स्तर पर ली जाती है। किस स्तर पर प्रयोग की जाती है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर। क्योंकि व्याख्याता वहीं पे कहलाते हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे छोटी बड़ी क्लास वाले अध्यापक कहलाते हैं, तो व्याख्या से व्याख्याता बात आगे होगी समझ में, इसलिए परीक्षा करता हूँ। व्याख्या विधि 3 बातें होती हैं, मूल, प्रसंग या संदर्भ। इसमें लेखक एवं प्रस्तुत गद्यांश का परिचय दिया जाता है। और व्याख्या में प्रवचन, उद्बोधन और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कैसा हुआ? विशेष में भाषाई ज्ञान एवं गुण संबंधी जानकारी दी जाती है। और इसकी मोटी मोटी विशेषताएं हैं, अध्यापक सक्रिय रहता है और बालक निष्क्रिय रहता है। इसलिए ये विधि कैसी है? नीरस विधि है और इसका उपयोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है तोड़ना, शब्दों को अलग अलग तोड़ करके
तोड़ते काम में है जहाँ पे लंबी गद्दी की कोई कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, ऐसी स्थिति में जिनका प्रयोग किया जाता है। विधि है विश्लेषण विधि, और विश्लेषण विधि में एक विधि आती है जो कल हमने पढ़ी थी, इसको दूसरा प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। और प्रश्नोत्तर विधि देने का श्रेय किसे जाता है? सुकरात को। किसे जाता है? सुकरात को। इसलिए इसे सोक्रेटिव मेथड भी कहा जाता है, सुकराती विधि भी कहा जाता है। ये मुख्यतः व्याख्या विधि का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? व्याख्या विधि का पार्ट है। छात्र व अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें। पहली बात तो मनोवैज्ञानिक विधि होगी, छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय होंगे, क्योंकि शिक्षक प्रश्न करेगा और छात्र उसका उत्तर देंगे। छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। बाकी वाली मनोवैज्ञानिक नहीं थी, दोनों सक्रिय होते हैं। तो कैसी विधि है यह? मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अलावा ये व्याख्या विधि से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि इसमें अध्यापक सब अपनी ओर से नहीं बोल करके छात्रों को ध्यान में रखकर बोलता है। तो व्याख्या विधि से थोड़ी सी भिन्न है, ये भी ध्यान रखना है। व्याख्या विधि से रिलेटेड है, लेकिन व्याख्या विधि से थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने का कारण क्या? उसमें तो केवल शिक्षक सेंट्रिक अप्रोच होता है और इसमें चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच यूज में लिया जाता है। शब्द एवं विचारों की व्याख्या की जाती है। किसकी व्याख्या की जाती है? शब्दों एवं विचारों की। शब्दों एवं विचारों की व्याख्या की जाती है। मोटी मोटी बातें तो इससे संबंध यह है, और इसमें छात्र सोचते हैं। इसमें छात्रों का जो सोचने का स्तर है वो कुछ हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर देने के लिए छात्र क्या करेंगे? सोचेंगे। तो सोच विचार पर महत्व देती है। इसके अलावा इस विधि का उपयोग भी किस स्तर पर किया जाता है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि विश्लेषण विधि या प्रश्नोत्तर विधि देने का श्रेय किसे जाता है? सुकरात को। इसलिए इसे सोक्रेटिव मेथड या सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। छात्र एवं शिक्षक दोनों क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो क्लास में विचारों का आदान प्रदान भी होता रहता है प्रश्नों के माध्यम से। और मनोवैज्ञानिक विधि है, दोनों सक्रिय होंगे। तो इसके अलावा व्याख्या विधि से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वो व्याख्या विधि में तो केवल शिक्षक सेंट्रिक अप्रोच यूज में लिए जाते हैं, लेकिन इस विधि में चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोचों को भी यूज में लिया जाता है और सोच विचार पर जोर दिया जाता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। ये बात हो जाती है विश्लेषण विधि की। अब देखो, कल हमने इससे रिलेटेड और विधियां पढ़ी थी। एक तो तुलना विधि पढ़ी थी और एक समीक्षा विधि पढ़ी थी। वो किसका भाग था? व्याख्या विधि का भाग था। और एक बात ध्यान रखना, इस विधि का एक बहुत बड़ा दोष है विश्लेषण विधि का, कि सब कुछ विश्लेषण के माध्यम से हम नहीं बता सकते हैं। हर बात को विश्लेषण के माध्यम से बताना संभव नहीं होता। ये सबसे बड़ा दोष है विश्लेषण विधि का। अब बात करते हैं समीक्षा विधि। समीक्षा विधि, अब समीक्षा पहले कोई प्रसंग होगा तब उसके समीक्षा कर सकते हैं। बिना कुछ चीज बताए किसकी समीक्षा करेंगे? समीक्षा करने के लिए हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों विचार होंगे, तब उनमें कंपैरेटिव करेंगे, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो ये असली विधि है। ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, समधन इच्छा से मिलकर बनी हुई है। इसमें गद्य तत्वों के गुण एवं दोषों का विश्लेषण किया जाता है। गद्य तत्वों के गुण एवं दोषों का विश्लेषण किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, ये विधि स्वतंत्र विधि नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे को इसका कुछ न कुछ पार्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। गुण एवं दोषों का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण या समीक्षा की जाती है, समीक्षा की जाती है।
इसके अलावा इस विधि की और विशेषता है कि ये पूरक विधि है। पूरक विधि क्यों? क्योंकि दूसरे पर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। कैसी विधि है? पूरक विधि है। पूरक विधि है इसका मतलब यह विधि स्वतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है? स्वतंत्र। ऐसे प्रश्न बढ़ सकते हैं कि कौन सी विधि स्वतंत्र नहीं है, तो समीक्षा विधि स्वतंत्र नहीं है, पूरक है। एक के साथ दूसरी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में छात्र सक्रिय होता है। छात्र क्या होता है? सक्रिय होता है, इसलिए ये बाल केंद्रित विधि है। छात्र सक्रिय होता है क्योंकि शिक्षक का काम क्या था कि जो बात प्रस्तुत करनी थी कर दी, और समीक्षा कौन करेंगे? छात्र करेंगे आपस में। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसकी एक और विशेषता क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक विधि है। और देखो, छोटे बच्चे तो समीक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी है। कौन से छात्रों के लिए? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक वर्ग के छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। अब देखो, गद्य के रूप में हमें अलग अलग चीजें थोड़ी जानकारी करनी होगी ताकि हम आसानी से देख सकेंगे कि कौन कौन से शिक्षण होते हैं गद्य में। समीक्षा विधि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गद्य तत्वों के गुण एवं दोषों की समीक्षा की जाती है। पूरक विधि है और इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। तो छात्र सक्रिय रहते हैं तो ये विधि कैसी हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, साइकोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। अब देखो, गद्य के कौन कौन से रूप हैं या विधियां हैं? गद्य के रूप या विधियां एवं कह सकते हैं या ऑब्लिक ले सकते हैं विद्याएं। विद्याएं नहीं बोलना है, ये विद्याएं हैं। क्या है? विद्याएं। अब देखो, बात करते हैं। एक हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। एक हो जाएगी कहानी। एक हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत। एक हो जाएगा रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? इसके अलावा एक हो जाएगा निबंध। एक हो जाएगा निबंध। इसके अलावा डायरी। क्या हो जाएगा? डायरी। डायरी के अलावा इधर बड़े भाग में लेते हैं नाटक। नाटक। इसके अलावा हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। इसके अलावा हो जाएगा संस्मरण। संस्मरण। रेखा चित्र। रेखा चित्र। इसके अलावा एकांकी। एकांकी। मुख्यतः ये गद्य विद्याएं हैं। एक और ले सकते हैं हम इसमें जीवनी। क्या ले सकते हैं? जीवनी। ये मूलतः गद्य के रूप या विद्या हैं। देखो वापस कौन कौन से हैं? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, निबंध, डायरी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, एकांकी और जीवनी। 12 बड़ी बड़ी। इसके अलावा भी हो सकती हैं। अब बात करेंगे इनके जो ये विद्याएं हैं, इनका शिक्षण किस प्रकार से करवाया जाता है। देख लेते हैं इनके शिक्षण करवाने का तरीका भी। तो सबसे पहले लेते हैं कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करवाना। कहानी के माध्यम से हमेशा क्या करवाया जाता है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कराया जाता है, फुल मजे लिए जाते हैं। तो मनोरंजन सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करवाना। बच्चों को बोरिंग नहीं होने देना। जिस समय बोरिंग होते लगे उस समय। दूसरा इसका मतलब है कि हमेशा को इस कहानी से शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। क्या भाई इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली। और कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे कहानी बोली जाती है तो मस्तिष्क में उस कहानी से संबंधित चित्र बनते जाते हैं।
इसलिए कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये बातें तो इसके महत्व के बारे में हो जाती हैं। इसके अलावा कान्य शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है, लेकिन कहानी शुरू कहां से होती है? एक घटनागत मोड़ आता है। जैसे मान लो हम अध्ययन करवा रहे हैं और उसमें कोई मोड़ आता है, कोई प्रसंग आता है, उस प्रसंग से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी का प्रारंभ होता है घटनागत मोड़ से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? घटनागत मोड़ से। ये भी प्रश्न पढ़ने की पूरी संभावना होती है। कहानी का प्रारंभ कहां से होता है? घटनागत मोड़ से। कहानी का महत्व क्या है? मनोरंजन करवाना, शिक्षा मिलती है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सबसे पहले है मौखिक कहानी कथन विधि। छोटी कलाशाला में प्रावधान है मनोरंजन करवाने वास्ते मौखिक कहानी तैयार है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वाली क्या है? मौखिक में अर्थ क्या होता है किसी को पता ही नहीं। अपन हिंदी में के जेनिया जेनिया है काका खंड नहीं काका कुड़ू बोल रहे हा हा। हिंदी में, इंग्लिश की जरूरी नहीं है, हिंदी में भी इस प्रकार की कहानियां हो सकती हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए। देखो मौखिक कहानी विधि हमेशा किस सेक्टर के लिए? प्राइमरी सेक्टर के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में उपयोग की जाती है। कहाँ की जाती है? प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक कक्षा में पहली से लेकर के 5वीं तक। इसके अलावा अध्यापक मौखिक कहानी सुनाता है। कौन सुनाता है? अध्यापक, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कहानी आती नहीं है। अपा दादी नानी दी कहानियां सुना जी की इन जुगाड़ है। ये भाग है मौखिक कहानी। अध्यापक कहानी सुनाता है, लेकिन घर में जाओ है दादी नानी कहानी सुनाता है, सुनाती नहीं है, सुनाता है। इसके अलावा छात्रों को क्या होता है? मनोरंजन। घर जाओ माँ सारी कहानी बोलता बोलता जा रहा है। छात्रों को मनोरंजन होता है। ये बातें होती है मौखिक कहानी विधि की। कहानी शिक्षण, मनोरंजन शिक्षण देती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मौखिक कहानी का प्राथमिक विद्यालय में प्रयोग होता है, अध्यापक कहानी सुनाता है और छात्रों का मनोरंजन होता है। एक है चित्र प्रदर्शन विधि। चित्र प्रदर्शन विधि, हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन चीज को थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। चित्र प्रदर्शन विधि, अब देखो छात्रों के सामने चित्र प्रदर्शित किया जाता है और चित्र के आधार पर वो कहानी बनाते हैं। तो दूसरी हो जाएगी चित्र प्रदर्शन विधि। और छोटी क्लासों में कैसे कैसे कहानियां के चित्र दिए जाते हैं? पेड़ पौधे के, जीव जंतुओं के, ताकि छात्र उनको एक्सप्लेन कर सके आसानी से। जैसे मान लो कि एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक गाय बैठी थी, जंगल से भागता हुआ एक शेर आया, शेर ने गाय पर झपट्टा मारने की कोशिश की, ऐसे में गाय भागकर चली गई। अब ये चित्र देख के बता रहा है बालक। इस प्रकार के चित्र प्रस्तुत किए जाता है चित्र प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। जैसे मान लो इसमें एक चौपड़ी बनाई जाती है, चौपड़ी के पास एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे चारपाई और चारपाई के दादाजी बैठे हैं और उनके आसपास में कुछ लोग आए हुए बैठे हैं और घर आंगन के अंदर दादी बैठी हुई है और दादी के चारों ओर बच्चों का घेरा डाला हुआ है। आप बच्चों बताओ इनमें कौन सी कहानी बनेगी? तो बच्चे बताएंगे इन चित्रों से देख करके क्या दादी कहानी सुना रही हैं, दादाजी के पास लोग आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार से यानी एक घर के वातावरण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है चित्रों का प्रदर्शन करके। और मुख्यतः जो चित्र लगाए जाते हैं वो किस बोर्ड पे लगाए जाते हैं? खादी बोर्ड पे। किस बोर्ड पे लगाए जाते हैं? खादी बोर्ड। खादी बोर्ड को प्लेनल बोर्ड कहा जाता है। कौन सा बोर्ड कहा जाता है? प्लेनल बोर्ड कहा जाता है। देखो जिस समय ये बोर्ड सूचना पट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अलग हो जाएगा, और जिस समय कक्षा में प्रयोग किया जाता है तो उसका अलग हो जाएगा।
ध्यान रखना, एक सूचना मंडल होता है और एक प्लानल वर्ड कक्षा में उपयोग होता अलग होता है। ध्यान रखना इस एक्सरसाइज सामग्री में हम पढ़ेंगे और चित्रों को प्रदर्शन करके कहानी का अध्ययन किया जाता है। चित्रों का प्रदर्शन करके कहानी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इस विधि की एक विशेषता और देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? प्राथमिक। छोटे बच्चों को इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती है, बाकी वालों को बड़े वालों को 2 मिनट में बोरिंग हो जाएंगे। अब बात करते हैं चित्र प्रदर्शन विधि समझ में आ गई सबको? यस सर। बाकी बोर्ड प्लानल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक सेक्टर में और इसमें चित्र को देख करके कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। एक है अधूरी कहानी विधि। अधूरी कहानी विधि देखो अपन मनोविज्ञान एक विधि पढ़िएगा, अधूरे वाक्य बने, अधूरे वाक्य बने, सेंटेंस कंप्लीटर्स एससीटी देने वाले कौन है? बाइनरी टेबल। उनमें कहा जाता है कि मेरे पिताजी अक्षर डॉट 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 डॉट। अब जो अंदर पड़े हैं भाव निकलेंगे कि भाई मेरे पिताजी मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, मेरे को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार के भाव आएंगे तो अच्छी बात है, अच्छे विचार हैं। लेकिन कहते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे उठते ही 2 थप्पड़ लगाते हैं, तो उनके जो मन के उद्गार हैं वो बाहर निकल जाएंगे। इसी प्रकार अधूरी कहानी दी जाती है और अधूरी कहानी के माध्यम से बालक उस कहानी की पूर्ति करता है। छात्र अपनी कल्पना शक्ति से इसको पूर्ण करते हैं। कौन करते हैं इसको पूरा? छात्र कल्पना द्वारा पूर्ण करते हैं। और छात्रों को क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारी फर्स्ट क्लास की मैडम अब कहेगा कि राक्षसी है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि मारती है वो, और कहेगी माँ है, इसका मतलब प्रेम करती है, क्योंकि माँ का मतलब ही क्या होता है? प्रेम। और इसमें अधूरी कहानी को देता है अध्यापक द्वारा दी जाती है। अधूरी कहानी अध्यापक द्वारा दी जाती है और ये भी किस कक्षाओं के उपयोगी है? किस कक्षा में उपयोगी है? छोटी कक्षा में। और छोटी कक्षा में उच्च प्राथमिक कक्षा में, उच्च प्राथमिक कक्षा में। देखो बिल्कुल नन्हे बालक को नहीं सोच सकते का, बिल्कुल नन्हे बालक नहीं सोच पाएंगे ना, क्योंकि कहानी पढ़ने के लिए उनको शब्द ज्ञान होना जरूरी होता है। तीसरी तक बच्चों को मात्रा वाले कहानी पढ़नी नहीं आती है, बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ पाते हैं क्योंकि अभी चल रहे हैं। तो उच्च प्राथमिक और कई बार थोड़े से बड़े बच्चों को भी दिया जाता है माध्यमिक स्तर पर, लेकिन उच्च माध्यमिक वालों को नहीं ध्यान रखना। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए ये विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा एक विधि है वाचन विधि। अधूरी कहानी विधि बताओ क्या होती है? छात्र कल्पना द्वारा पढ़ सकते हैं। अधूरी कहानी कौन देता है? शिक्षक देता है। और उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तो उपयोगी है। नेक्स्ट विधि है वाचन विधि। वाचन मतलब वाचन, बोलना, वाचन विधि। वाचन विधि आजकल रे स्कूल में जितनी सीरियस करे कि जो चीज ही पढ़ाएगी अपन पुस्तक ये विधि कैसे काम है? पुस्तक में बात थी और खुद नहीं बात करा टावर हम को डाल दिया, विधि कहते हैं तू पढ़ विधि। क्या कहते हैं? तू पढ़ विधि। बच्चों को कहा जाता है कि तू पढ़ और उसके नाम पे भी पढ़ गया तू पढ़ विधि। इसमें केवल पढ़ना होता है, विषय वस्तु सरल होती है। 2 नाम ध्यान रखना है। इसे क्या कौन सी विधि कहा जाता है? तू पढ़ विधि कहा जाता है और केवल पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है? केवल पढ़ना होता है। कठिनाई निवारण भी नहीं किया जाता है। सरल एवं सहज भाषा होती है। कैसी होती है? सरल एवं सहज भाषा। बच्चे समझ जाते हैं कि अगर हमारे को मास्टर कैसे पढ़ाने वाले मिलेंगे। कहानियों का दिन होता है, भाषा सरल हो गई।
और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। किस हेतु? उच्च प्राथमिक। लेकिन निरस विधियां हैं, ये मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं है, वाचन विधि नहीं है। इसके अलावा गहन अध्ययन विधि, गहन अध्ययन विधि, गहन का मतलब क्या होता है? डीपली। गहन अध्ययन विधि बहुत गहराई से है, गहराई से पढ़ते हैं तो शब्द कठिन होते हैं, कठिन होते हैं, कठिनता होती है, तो विषय वस्तु कठिन होती है। विषय वस्तु कैसी होगी? कठिन होगी। और विषय वस्तु कठिन होगी तो छोटे बच्चे समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे ना। विषय वस्तु कठिन होगी और कठिनता के कारण ये उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी होती है। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक वाले छात्रों के लिए उपयोगी है। तो भाषा भी कैसी होगी? भाषा भी कठिन होगी। विषय वस्तु तो कठिन हुई है, इसके अलावा भाषा भी कठिन होगी। इसमें कठिन निवारण किया जाता है। क्या किया जाता है? कठिनाई का निवारण किया जाता है। ये तो हो गई एकांकी शिक्षण की विधियां। अब देखते हैं नाटक एवं एकांकी शिक्षण की विधियां। देखो नाटक का मूल तत्व होता है अभिनय। अभिनय के बिना नाटक का प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है, इसलिए इसे प्राण तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है? प्राण तत्व। वैसे नाटक शिक्षण और एकांकी शिक्षण में एक ही प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इन विधियों को एकांकी शिक्षण एवं नाटक शिक्षण विधियां भी कर सकते हैं। लेकिन नाटक में केवल अभिनय अलग होता है, बस बाकी सेम चीजें होती हैं। नाटक एवं एकांकी शिक्षण विधियां, इसमें अभिनय तत्व नाटक में अभिनय को क्या कहा जाता है? प्राण तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व कहा जाता है? प्राण तत्व। तत्व बोलना तत्व। और इसमें अनुकृति या अनुकरण किया जाता है अवस्थाओं का। जैसे मान लो रामायण में राम का जो रोल करता है, उसके हाथ में धनुष होगा, तीर कमान लिए हुए और जंगलों में भटकते हुए दर्शाया जाएगा। इसका मतलब वो अभिनय है, वो चित्र प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने। तो जो राम का चरित्र था या उनका जो जिस प्रकार के रोल था जीवन में, उसी प्रकार का यहाँ पे प्रस्तुत करना, उनका अनुकरण करके। नाट्य शिक्षण की विधियों में पहली विधि पढ़ते हैं हम अभिनय विधि। कौन सी विधि पढ़ते हैं? अभिनय विधि। क्योंकि अभिनय प्राण तत्व है, तो किसी के नाम से विधि उत्पन्न हो गई जिसका नाम है अभिनय विधि। अभिनय विधि भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की, एक तो कक्षा में अभिनय, कक्षा अभिनय। कक्षा अभिनय विधि में शिक्षक कक्षा में अभिनय करके, यानी जरूरी नहीं है कि उस प्रकार की वेशभूषा पहने, लेकिन उस प्रकार के आचरण, हाव भाव, हाथों के इशारे, आंखों, नैन, नक्श, चेहरा, सब के द्वारा हाव भाव प्रस्तुत करके अभिनय करता है शिक्षक। आदर्श अभिनय करता है। कई बार कुछ पात्रों को निश्चित करके कक्षा में अभिनय करवाया जाता है छात्रों के द्वारा। ये कुछ विधियां होती हैं, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगता है। एक विधि होती है रंगमंच विधि। रंगमंच विधि में पूरा का पूरा वेशभूषा सही होना चाहिए। रंगमंच विधि, रंगमंच विधि। और ये विधि अपेक्षाकृत महंगी होती है। कैसी होती है? महंगी। जैसे मान लो राम दरबार प्रस्तुत करना है, तो राम दरबार करने के लिए कितने सिंहासन की आवश्यकता होगी, कितने मुकुट की आवश्यकता होगी, कितने वो राजशाही पोशाक की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के बहुत ज्यादा खर्चीली विधि है रंगमंच विधि, इसलिए सामान्य इनका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। कक्षा अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच विधि है। ये कैसी विधि है? सर्वश्रेष्ठ। जैसे मान लो गांव में रामलीला, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना, वो किस विधि से किया जाता है? रंगमंच विधि के द्वारा
किया जाता है। और विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ विधि है संयुक्त विधि। दोनों का मिलन मिश्रण रूप कैसे कहा, विद्यालय स्तर में कौन सी विधि उपयोगी है, तो मिश्रित विधि। विद्यालय स्तर पर कैसी उपयोगी है, क्योंकि पूरे रंगमंच वाले को भी प्रयोग नहीं कर सकते और कुछ अभी नहीं होता है, थोड़ा मतलब निरस हो जाएगी, तो दोनों की मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय स्तर पर मिश्रित विधियों का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित का मतलब है तो अभिनय करवाया जाता है, कुछ वैसे कुछ हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पात्र निश्चित होते हैं, पात्रों को अलग अलग रोल दे दिया जाता है। इसलिए रंगमंच विधि के कुछ अंश हमने ले लिए। कक्षा अभिनय में केवल अगर शिक्षक कर रहा है तो केवल कक्षा अभिनय हो जाएगा, और कक्षा में अगर छात्रों को भी साथ में उनका अलग अलग रोल दिया जाता है तब रंगमंच विधि के कुछ पार्ट इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो दोनों को मिलाकर के एक विधि की उत्पत्ति हो जाती है, वो मिश्रित विधि है। मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कक्षा छात्र अभिनय करते हैं। कक्षा अभिनय में कक्षा के छात्र उपयोग करते हैं, कक्षा छात्रों के द्वारा रोल निभाया जाता है, रोल अदा किया जाता है। रोल का मतलब होता है उनके द्वारा जो निश्चित का अभिनय किया जाता है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। और विषय वस्तु की जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको अभी पता नहीं है कि उनकी भूमिका जीवन में क्या रही होगी, मूल गुण नहीं आ सकते हैं। जिस व्यक्ति का जो जीवन में रोल था वो हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये इस विधि का दोष भी है। और रंगमंच विधि अभिनय तत्व की पूर्ति करती है। अभिनय तत्व की पूर्ति करने वाली विधि कौन सी हो जाएगी, रंगमंच विधि हो जाएगी। इसके अलावा ये विधि खर्चीली है, कैसी है, खर्चीली है, महंगी है, अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए इन विधियों का उपयोग कम से कम मात्रा में किया जाता है, कक्षा अभिनय का प्रयोग किया जाता है। इसमें संवाद, अभिनय और वेशभूषा का भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। संवाद तो हो सकता है, उस प्रकार का इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसमें शिक्षक को ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो सारे के सारे अभिनय करवा सकें। जैसे एक विधि है आदर्श अभिनय विधि। कौन सी विधि, आदर्श। आदर्श किसे माना जाता है, शिक्षक को। शिक्षक रोल मॉडल होता है। कौन होता है, रोल मॉडल। जैसे ही हम BA या BSc करने जाते हैं तो पहली बात होती है कि आप एक रोल मॉडल बनने जा रहे हो। रोल मॉडल का मतलब होता है आप दूसरों के लिए एक पथ प्रदर्शक की भांति बनने जा रहे हो। आदर्श अभिनय विधि में क्या होता है कि एक शिक्षक पूरे के पूरे हाव-भाव प्रस्तुत करता है। जैसे मान लो एक कुत्ते की आवाज निकालनी है तो शिक्षक निकालेगा जैसे इस प्रकार से, यानी ये शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये इस विधि का मूल गुण है, यानी शिक्षक आदर्श है। इसमें जो पात्र है उसका पात्र अभिनय कौन करेगा, हमेशा शिक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक सभी पात्रों का अभिनय करेगा। इस विषय का क्या है, अध्यापक सभी पात्रों की पात्रों का अभिनय करेगा। नेक्स्ट विधि है व्यक्त। कौन सी विधि, व्यक्त विधि। वैसे नाटक में भी व्यक्त विधि होती है। आप देखो हमने नाटक और एकांक की शिक्षण के बारे में दो विधियों की चर्चा की थी। एक तो अभिनय विधि, अभिनय प्राण तत्व होता है, और अभिनय भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कक्षा कक्षीय अभिनय एवं रंगमंच अभिनय। और विद्यालय स्तर पर कौन सी उपयोग में ली जाती है, मिश्रित विधि उपयोग में ली जाती है। कक्षा कक्षीय अभिनय में संवाद और जो अभिनय होता है उनको तो महत्व दिया जाता है, लेकिन वेशभूषा को महत्व नहीं दिया जाता। रंगमंच में वेशभूषा और उस प्रकार की जो साज जो सामग्री सब प्रयोग की जाती है, इसलिए अपेक्षाकृत महंगी होती है। अधिक धन के खर्च के कारण इन प्रकार की विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। समय भी अधिक लगता है, इसलिए समय पर कोर्स पूरा नहीं हो पाता, ऐसी विधियां प्रयोग नहीं ले सकते हैं। एक विधि
आदर्श अभिनय विधि इसमें अध्यापक सभी पात्रों का रोल अदा करता है, चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, सबका रोल मॉडल कौन होता है? शिक्षक रोल अदा करता है। नेक्स्ट विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वही जो चीजें हमने पढ़ी थी अभी व्याख्या विधि के बारे में, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। इसमें भी 3 विधि है, समीक्षा विधि, तुलना विधि और देखो सबसे पहले इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं और विस्तार के संदर्भ में हम लेते हैं इसका संदर्भ, यानी प्रस्तुत नाटक हमारी पाठ्य पुस्तक के उस अंश से लिया गया है, ये बात होती है। इसके बाद आता है चरण में व्याख्या, क्या आती है? नाटक की व्याख्या, यानी उस व्यक्ति का ने इस प्रकार का अभिनय किया उसकी व्याख्या की जाती है। इसके अलावा इसमें विशेष मूल बात क्या है, विशेष में क्या पर देखते हैं कि नाटक की मूल बात क्या है या इसका जो सार क्या निकला, उस बात के बारे में जानकारी ली जाती है। इसके अलावा दोष होता है अभिनय तत्व का अभाव। इस विधि का दोष क्या होता है? सबसे बड़ा दोष है अभिनय तत्व का क्या होगा? अभाव होगा। अभिनय नाटक में प्राण तत्व होता है, इसलिए ये अभिनय का अभाव होगा। व्याख्या में कठिन निवारण किया जाता है। जो नाटक में कुछ प्रसंग है उसकी कठिनता क्या है, उसका कठिन निवारण किया जाएगा। कठिन के बड़ा कठिन धन की प्रत्यय लगा, इसलिए कठिन निवारण के लिए भी ध्यान रखना थोड़ा। आदि वृद्धि हुई है, क्या हुई है? आदि वृद्धि। विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है, क्या दी जाती है इसमें? विषय वस्तु की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, उदाहरण एवं दृष्टांत दिए जाते हैं। उदाहरण एवं दृष्टांत दिए जाते हैं। दृष्टांत के माध्यम से इस नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा नाट्य के तत्वों की समीक्षा की जाती है। नाट्य तत्वों की क्या दी जाती है? समीक्षा की जाती है। नाटकीय तत्वों की समीक्षा की जाती है। ये बातें हो गई व्याख्या विधि की मूलतः। देखो एक विधि आती है हमारे सामने, एक और निकल करके समीक्षा विधि। ये बात आ गई है इसमें कौन सी विधि? समीक्षा विधि। अब वो समीक्षा विधि उन दोनों विधियों से अलग है जो हमने विद्या शिक्षण में सामान्य विधि में पढ़ी थी और पद्य शिक्षण में पढ़ी थी, उससे थोड़ा इसमें अंतर है। क्या है अंतर? देख लेते हैं। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि भाग किसका है? ये बात ध्यान रखना, भाग किसका है? ये भाग व्याख्या विधि का ही भाग है। समीक्षा विधि का इसका भाग है समीक्षा विधि में, लेकिन इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं, इसलिए बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। इसमें देखो एक तो कथा वस्तु पर ध्यान दिया जाता है। इसके ऊपर जो नाटक की कथा वस्तु है उसमें कौन से कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की कथा वस्तु है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा संवाद किया जाता है। जैसे मान लो नाटक में संवाद होता है ना, एक पात्र से दूसरे पात्र के मध्य तो संवाद का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? संवाद का। इसके अलावा कक्षा के छात्रों को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, पात्र बनाया जाता है, तो उन पात्रों के द्वारा किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया उनके बारे में भी समीक्षा की जाती है। और देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये जो नाटक प्रस्तुत किया गया था क्या वो सही था या गलत था। अब जैसे मान लो स्कूल में तड़क भड़क वाला नाटक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो शिक्षक का मंदिर है, इस मंदिर में इस प्रकार के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा भाषा शैली कितनी अच्छी है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके बारे में ध्यान रखा जाता है, भाषा शैली का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भी होता है कुछ। अब जैसे मान लो कई बार पर्यावरण की रक्षा के संदर्भ में नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, तब उनकी समस्या होती है, तो उनका उद्देश्य छिपा होता है। क्या छिपा होता है? कि पर्यावरण को बचाओ। इसी प्रकार से नाटकीय तत्वों की अभिनय केवल नाटक में किया जाता है।
और क्या किया जाता है इसमें? अभिनय। अभिनय किया जाता है, हर चीज को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन एकांकी में नहीं होता, केवल नाटक में होता। ये बात ध्यान रखना। अब समीक्षा विधि की क्या पहचान है? कथावस्तु के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि वो कथन किस प्रकार के हैं, संवाद किया जाता है एक बात से दूसरी बात के बीच में, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, हाव भाव के द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है। अगर हाव भाव के द्वारा प्रस्तुतिकरण होगा तो किसमें वो संवाद क्या होगा? अभिनय। और अभिनय करने वाले जो पात्र होंगे उनके बारे में समीक्षा की जाएगी, देश काल परिस्थिति के अनुसार सही है या नहीं उसकी जानकारी होगी, भाषिक शैली कितनी कठिन है उसकी जानकारी होगी, उद्देश्य शैली जानकारी होगी। ये बात हो गई समीक्षा। इस विधि में नाटक के तत्व की समीक्षा हो जाती है, उपन्यास और नाटक में अपने तत्वों का अंतर होता है। बाकी देखो उपन्यास में भी ये विधि लागू होती है और नाटक में भी लागू होती है, एकांकी में भी लागू होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? मूल अंतर केवल अभिनय का अंतर होता है। नाटक में तो अभिनय होगा, बाकी वालों में अभिनय नहीं होगा। और दोष होता है अभिनय तत्व का व्यवहारिक प्रभाव होता है। क्या होता है? व्यवहारिकता नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को राम का रोल मॉडल अदा करने को मिले, तो मैं जो राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी भांति में व्यवहार नहीं कर सकता हूँ, चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना करूं। अंतर होता है, व्यवहारिकता का अभाव होता है। नेक्स्ट विधि है संयुक्त विधि। कौन सी विधि? संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जुड़ी हुई। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई, जोड़ना, मिली हुई कुछ विधियां समाहित है इसमें। संयुक्त विधि नाटक शिक्षण की सभी विधियों का मिश्रण है। सब और जब हमने पढ़ी थी अभिनय विधि, आदर्श अभिनय विधि, इसके अलावा व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, विश्लेषण विधि, इन सब का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। और इसमें अभिनय की जानकारी दी जाती है। विद्यालय स्तर पर नाटक की सर्वोत्तम विधि है, ये ध्यान रखना। विद्यालय स्तर पर नाटक की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? संयुक्त विधि। ये प्रश्न पढ़ने की संभावना होती है इस प्रकार के। विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? संयुक्त विधि। कौन सी विधि है? संयुक्त विधि। देखो गद्य पाठ में 4 चीजें होती हैं, 4 पार्ट होते हैं गद्य पाठ। गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिस प्रकार हमने अभी पढ़े थे पद्य पाठ 4 प्रकार के, उसी प्रकार गद्य पाठ भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ से प्रश्न 1 लाइनर प्रश्न पढ़ जाता है। तो पहला होता है सृजनात्मक पाठ। कैसे होते हैं? सृजनात्मक। सृजनात्मकता का मतलब होता है एक व्यक्ति में सृजनशीलता के गुण उत्पन्न करना, और सृजनशील गुण तो उत्पन्न होंगे जब हम वैज्ञानिक अन्वेषण करेंगे। क्या करेंगे? वैज्ञानिक अन्वेषण, शब्दों के साथ अटकलें मिलेंगे, तब अन्वेषण होगा, तब सृजनात्मकता निकलेगी। इसके अलावा वर्णनात्मक पाठ। दूसरे पाठ कौन से होते हैं? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब हमने कोई प्राकृतिक दृश्य देखा, या हमने कोई मेला देखा, या कोई स्थिति देखी, जैसे रिपोर्ट आज तैयार की जाती है ना, रिपोर्ट में उस जो घटना घटित हुई उस घटना के बारे में वर्णन किया जाता है। तो वर्णनात्मक में क्या हो जाएगा? प्राकृतिक या मेलों का वर्णन, मेलों का वर्णन। हम इसमें रिपोर्ट आज वो भी ले सकते हैं। कोई घटना होती है, घटना के ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाती है, अखबार बनती है, तो वर्णन किया जाता है। इसके अलावा विचारात्मक पाठ। तीसरे पाठ कौन सा होता है? विचारात्मक पाठ। और विचारात्मक पाठ में क्या होता है कि विचार किया जाता है हर चीज पे, सोच चिंतन। जैसे हमारा जो समाज है, भारतीय समाज, उसके बारे में विचार करना। तो जो हमारे समाज में रीतियां चल रही हैं, जो शिक्षा का स्तर है, वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसके ऊपर हम विचार करते हैं ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह पर जो बंदिशें हैं, इन चीजों के ऊपर जो विचार करते हैं, इनके ऊपर निबंध लिखे जाते हैं। जैसे मान लो भारत के किसानों की दयनीय स्थिति,
इनके ऊपर विचार किया जाता है, इनके ऊपर निबंध लिखे जाते हैं तो विचारात्मक तरीके के लिखे जाते हैं। जैसे प्रेमचंद लिखते हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में विचारात्मक पाठ। इसके अलावा छोटा पाठ होता है भावात्मक पाठ। भावात्मक पाठ में देशभक्ति संबंधित हो या जैसे मान लो हमने बात की थी ना अमृत के चिमटे की, वो मां के प्रति भाव का समर्पण था। इस प्रकार के पाठ भावात्मक पाठ होते हैं। कैसे पाठ होते हैं? भावात्मक पाठ, देशभक्ति के पाठ होते हैं। इसी के साथ हमारा ये गद्य शिक्षण तो पूरा होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है उद्बोधन विधि। कौन सी विधि है? उद्बोधन विधि को गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। उद्बोधन को अर्थबोध विधि भी कह सकते हैं। कौन सी विधि कह सकते हैं? अर्थबोध विधि। इस बात का ध्यान रखें, गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? उद्बोधन विधि। इसी के साथ गद्य शिक्षण आज का हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।